नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। आज चर्चा महिला पहलवानों के आंदोलन की। मोदी सरकार निकली पहलवान। मोदी सरकार निकली पहलवान, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप कहेंगे कि सरकार तो शक्तिशाली होती ही है, पहलवान होती ही है, तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मोदी सरकार निकली पहलवान? दरअसल लोकतंत्र में एक सरकार के पास जो शक्ति होती है वो जनता की शक्ति होती है, जनता की द्वारा दी गई शक्ति होती है। लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल जब जनता के ही खिलाफ होने लग जाए और उसमें सरकार जीत कर सामने आए तो तब भी वह पहलवान ही कही जाएगी। और एक पहलवान जो कि नैतिक रूप से मजबूत होता है, जो मल्ल योद्धा होता है, जो खेल के दृष्टिकोण से आदर्श होता है, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आदर्श होता है, जो जिसमें खेल भावना होती है, जिसमें मानवता होती है, ये पहलवान है। पहलवान का मतलब किसी को मसल देना नहीं होता, लेकिन आज पहलवान का मतलब जिस अर्थ में हम बात कर रहे हैं, मोदी सरकार निकली पहलवान, तो वो किसी को चित्त करना, वो खेल में हराना होता है, वो तो खेल भावना है। लेकिन किसी को परास्त करना, वो भी किसी को नहीं, जनता की दी हुई शक्ति से जनता को ही, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो घटनाएं घट रही हैं हमारे सामने हैं। ये कहा जा रहा है कि खिलाड़ी से अलग बात की गई, एक कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, कानून की प्रक्रिया चल रही है। ये बातचीत की गई इसलिए कि आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। तो ये बातचीत पहले क्यों नहीं हुई, आज ही क्यों हुई? इसके पीछे क्या मतलब है, इसके पीछे क्या मंशा है? और जो क्या हम ये कहेंगे कि आंदोलन विफल हो गया? क्या हम कहेंगे कि किसी की जीत या किसी की हार हुई है? इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। मैं स्वयं से अपनी बात नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूं कि तमाम पैनलिस्ट इस पर विचार करें और आपसे जुड़े, आपसे संवाद करें, ताकि पता चले कि ये जो घटना घट रही है इसके पीछे छिपे हुए मायने क्या है। क्या जो दिख रहा है वही सच है, या जो सच है वो नहीं दिख रहा है? आइए हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ प्रबुद्ध पैनलिस्ट का समूह जुड़ा है। हम स्वागत करते हैं, ओमनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं, युवा पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओमनाथ जी, स्पष्टवादी हैं आप, खुलकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनिल गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप निर्भीक ढंग से विवेचना करते हुए एक निष्पक्ष बात रखते हैं, दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। हमारे साथ रमेश ठाकुर जी हैं, और आप जाने माने चेहरा हैं, टेलीविजन स्क्रीन का, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और दिखने में तो युवा पत्रकार जरूर लग रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता के अनुभव में प्रौढ़ पत्रकार हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश जी आज आपसे ही बात शुरू करना चाहता हूं, और इसकी खास वजह है कि पत्रकारिता के, दिल्ली की पत्रकारिता में आप रचे बसे हैं। सबके साथ मिलजुल करके आपने हर विषय पर पत्रकारिता की है। महिला पहलवानों के संघर्ष को भी आपने बहुत नजदीक से देखा है। ब्रजभूषण शरण सिंह की ताकत भी आप जानते हैं, आप उत्तर प्रदेश के रहते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और उनका एक जाति विशेष में वर्चस्व भी आप जानते हैं, उनकी दबंगई भी जानते हैं, उनका रसूख भी आप समझते हैं। और जो पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं, उनका रसूख, उनके मेडल हैं, उनके सम्मान हैं, और वो सम्मान को ताक पर रखकर सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये लड़ाई ऐसे मुकाम पर है जिसको हार और जीत के रूप में देखा जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस? देखिए प्रेम जी, जहाँ तक हार जीत की बात है उसमें अभी हार ही दिखाई दे रही है।
जिस तरीके से उनकी सरकार की दूसरे राउंड की बात हुई है, अनुराग ठाकुर से बात हुई है और सरकार से जुड़े दो एक लोगों से और भी बात हुई है बैकडोर पे। लेकिन यहाँ अगर पूरे एपिसोड की तस्वीरें आप सही से देखो, एक एनालिसिस करके, तो ऐसा लगता है खिलाड़ी के साथ में फिर खेल होने वाला है। कुछ समय निकालना चाह रहे हैं, जैसे 15 जून का उनको डेडलाइन दी गई है, 15 जून तक ये सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ऐसी चीजें हो। अब दिल्ली पुलिस की दो टीमें जिस तरीके से गोंडा में पड़ी हुई है, ब्रजभूषण शरण के जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ हो रही है, तकरीबन 200 लोगों से पूछताछ हो रही है। ये पहला केस हम देख रहे हैं जिसमें पॉस्को भी लगी हो और गंभीर आरोप है। 7 से 8 महिलाओं ने, पहलवानों ने उनको आरोप लगाए। उसके बावजूद में इस तरीके से जांच वगैरह जो हो रही है वो समय से परे है। अब क्या खेल हो रहा है इसमें, क्या चीजें होने वाली है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जहां तक मैंने कल परसों से, 2-3 दिनों से जो तीन चीजें देखी हैं, और जो आज अनुराग ठाकुर की का भी टीसी थी, और उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि इनकी भाषा वैसे ही है जो 3 महीने पहले जब इनका जो अनशन शुरू हुआ था, जब उन्होंने उनके सब लोगों के बीच में बैठे थे, आके सारी बातें कही थी। इसी तरीके से कहा था कि सिर्फ हम 30 दिन का आपको समय देते, 30 दिन में सारी चीजें आपकी सॉल्व कर दी जाएंगी। वैसे ही कमोबेश अगर देखा जाए, उनकी लैंग्वेज वैसी ही है, दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, जितने भी रेसलर हैं वो रत्ती भर भी विश्वास करके सरकार पे नहीं चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमें 10 दिन या 15 दिन का जो भी टाइम दे रही है, हम उनकी सारी बातों का एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। वो इसलिए चल रहे हैं कि कल को समाज में ये बात ना फैले एक और क्वेश्चन है भाजपा के लोग। रमेश जी, एक जी। जिज्ञासा है, प्रश्न है कि इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, सरकार अभी बातचीत करने की आवश्यकता क्यों समझ रही थी? क्यों ये सब हुआ? क्या इसलिए हुआ कि अमेरिका में राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा और अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरीके से डेमोक्रेसी, भारतीय डेमोक्रेसी की तारीफ की, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा कि भारत की जो डेमोक्रेटिक संस्थानें हैं उस पर हम अलग से बात करेंगे, जिसकी जहां हमारे देश में चर्चा नहीं हुई। और अब जब नरेंद्र मोदी जी वहां जाएंगे तो उन सवालों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये आंदोलन चलता रहेगा तो क्या जवाब देंगे? कहीं ये आवश्यकता तो नहीं पड़ी कि उनके 21 जून को जाने वाले हैं, उससे पहले सब कुछ ठीक कर लो? मैं उसी पे आ रहा था। जिस देखिए, सरकार की खींचा लेगर हो गई है बहुत अच्छी तरीके से, आपको मानना पड़ेगा। पाकिस्तान के टीवी चैनल पे इसी मुद्दे को लेकर डिबेटें हो रही हैं। आप यूरोप के अखबारों में देखिएगा और फिर अमेरिका में चीजें देखिएगा। देखिए, अब ये खबर आती है कि इंटरनेशनल जो बॉडी है रेसलर की, वो कुश्ती संघ की, वो उनको बैन करने की, इंडिया को बैन करने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता तो ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। अब अमेरिका की जब यात्रा करेंगे या दूसरे देशों की जब यात्रा करेंगे पीएम, तो जाहिर सी बात है इस तरह के सवालात उठेंगे। वहां की मीडिया भी पूछेगी और वहां की लीडरशिप भी पूछेगी। और यहाँ तक राहुल गांधी गए हुए, राहुल गांधी भी सवालों से नहीं बच पा रहे हैं। राहुल गांधी से मीडिया ये पूछ रही है, सवाल दाग रही है कि आप अपोजिशन के लीडर हो, आपके यहाँ देखो इस तरीके से चीजें हो रही है, आप लोग आवाज उठाओ। उनको भी जवाब नहीं देना पड़ गया। और दूसरी बात, जिस तरीके आपने कहा कि सरकार ने इतनी, अब क्या हुआ, जो इनको वार्ता के दरवाजे भी खोल दिए, उनको बुलाए भी जा रहे हैं, गृह मंत्री से मुलाकात हुई है, फिर खेल मंत्री से मुलाकात हुई। इस पर्दे के पीछे को आप अच्छी तरीके से हमें समझना होगा कि ये अक्सर हो क्या रहा भाई। आप जब 35 से 40 दिन तक दूसरे राउंड की जब आपकी स्ट्राइक होती है उसमें बैठे हैं, तो आपका कोई भी नेता नहीं जाता है। आप कितने दिन भी बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अचानक क्या हुआ, ये तब हुआ जब आप पुलिस को आपकी पुलिस ने उनको खदेड़ भी दिया गया और 1 हफ्ते भी बीत गया, मामला शांत हो गया। लेकिन अभी जब चीजें खाप पंचायतों तक चली जाती है, किसान नेताओं के पास चली जाती हैं, एक पूरे देश के समूचे भारत की अगर बात करो, एक बुद्धिजीवी वर्ग बहुत गौर से समझ रहा है और एक अपने दिमाग से सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। किसान नकली हो सकते हैं, छात्र नकली हो सकते हैं, रेसलर नकली नहीं हो सकते। जुमा जुमा 7-8 लोग जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए हमारा जो सर गर्व से ऊंचा करा है और वो मेडल लेके आए जिसमें उनकी पूरा जीवन लगा हुआ है, तो उस मेडल की कीमत 15 रुपए तो नहीं हो सकती है। तो ये चीजें जब पूरे समाज में फैल रही हैं
और ये धीरे धीरे इनके जितने भी बीजेपी के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, जब हर कोने से उनके पास खबर पहुंचा रहे हैं कि एक मेडल की कीमत 15 रुपए नहीं हो सकती, जो आपके नेता ने, बृजभूषण सिंह ने नापी है। तो ये बड़ा शर्मनाक बयान है। तो इन सारी चीजों को जब एनालिसिस उन्होंने करी, इनकी जो थिंक टैंकर है, उसके बाद अमित शाह ने अपने दरवाजे खोले कि आओ मिलने के लिए। जब उनसे बात नहीं बन पा रही है तो दूसरा पासा फेंका जाता खेल मंत्रालय के पास कि आप फिर दोबारा से जाओ। खेल मंत्रालय अब तक क्यों चुप था? अनुराग ठाकुर पीछे क्यों थे? पहले राउंड की जब बात थी, सारी चीजें मैनेज आपने करी, तो फिर 40 दिन वेट क्यों करा? अब वेट करने के बाद में अब अचानक क्या हुआ? फिर आपने मिलने के लिए बात करी। तो बहुत कुछ इसके पीछे है, सच्चाई बहुत सारी पता है, हम लोगों को पता है, ताकि सब जी चीजें शेयर करने में थोड़ी सी गुरेज भी करनी चाहिए। लेकिन हाँ, सरकार फंस चुकी है, चारों खाने फंस चुकी हैं। वो सिर्फ ये अब मुद्दा रेसलरों का नहीं रहा, ये पूरा सर्वव्यापी हो गया है, पूरे देश में फैल चुका है। चुनाव आने वाले 2-3 महीने के बाद में सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। चुनावों में इनको कहीं कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो उसी का ताना बाना बुना जा रहा है कि इस मसले को, रेसलर का मुद्दा किसी तरीके से शांत करा जाए। इसके बाद में जो किसानों के अंदर जो आग लग रही है, खाप पंचायतों में जो आग लग रही है, भाई खाप पंचायत और किसानों से आप पंगा नहीं ले सकते हो। एक बड़ा एक वर्ग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, आपका पंजाब हो गया, ये एक इतना संख्या है जो किसी भी सरकार को चुनावों में परेशान कर सकती है। इन सारी कुछ चीजों जी को देख के जी इन्होंने आनंद फानंद में बातचीत शुरू करी, लेकिन इसका नतीजा प्रेम जी बहुत जल्दी निकलेगा, इस पे मुझे लग रहा थोड़ा सा संशय है। और इस बात को लेके रेसलर भी चल रहे हैं कि हमें ये लॉलीपॉप खिलाया जा रहा है, और अभी ये फैसला शायद जो हम मांग रहे हैं उस पर शायद ही बहुत जल्दी ये फोकस करें, जी ऐसा उनको भी बिल्कुल नहीं रमेश जी, आप एक सही बात कह रहे हैं कि इसका फैसला क्या होगा इसको लेकर संशय है, और फैसला इसका क्या हो सकता है। मैं गुप्ता जी के पास आता हूँ, अनिल जी के पास, कि इसका फैसला क्या हो सकता है। जिसने महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ की, गर्दन में जबरदस्ती सार्वजनिक जगह पर पकड़ा, उसको स्तन छूने की कोशिश की, अकेले में बुलाया, बेड पे बिठाने की कोशिश की, जबरदस्ती करने की कोशिश की, ये सारी चीजें आई हैं। तो इसका फैसला तो सजा ही हो सकती है ना, इसका तो और कोई दूसरा फैसला नहीं हो सकता। पॉक्सो एक्ट लगा लेकिन फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो हुआ ये है कि सरकार गलत के साथ खड़ी नजर आई है। आंदोलन जो भी हो, परसेप्शन यही है। अभी एक सर्वे भी आया है अनिल गुप्ता जी, एक सर्वे आया है सी वोटर और INS का, वो ये कहता है कि 68% लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को इंटरवीन करना चाहिए था। उसी तरह से 58% लोग ये मानते हैं कि महिला खिलाड़ी सच बोल रही हैं, उनके साथ गलत हुआ है और ब्रिजभूषण शरण सिंह को जेल जाना चाहिए। बल्कि 58% वाला आंकड़ा जेल जाने को लेकर के है। तो स्पष्ट रूप से जनता मन बना रही है कि सरकार गलत के साथ खड़ी है। अब आप गुप्ता जी थोड़ी रोशनी डालिए कि इस स्थिति को सरकार अपने अनुकूल कैसे कर लेगी, गुस्सा को कैसे कम कर लेगी, क्षतिपूर्ति कैसे होगी। जी आपकी आवाज एक मिनट इधर से म्यूट है। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, आप बोलिए प्लीज, इधर से अनम्यूट हो गए, आप बोलिए। आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेम जी, देश देख रहा है अपने प्रधानमंत्री को। सन 2021 में महिला खिलाड़ियों ने यह जानकारी अपने देश के प्रधानमंत्री को दे दी थी कि हमारे साथ ये सब हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब वो हस्तक्षेप क्यों करेंगे? जो कुछ अभी घटना पिछले कुछ दिनों से घटना चक्र घूमा है, वह केवल अपने राजनीतिक नुकसान को बचाने के लिए जो जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। अभी भी मेरी दृष्टि में लीगल पैरालिसिस, जो लीगल ऑर्डर है, जो वैधानिक व्यवस्था है, वो उसको फालिस मार गई है। अंग्रेजी में उसको पैरालिसिस कहते हैं, लकवा मार गया है। कानून के हिसाब से कुछ हो नहीं रहा। मैं
कपिल सिब्बल का एक ट्वीट आया कि अब ये कोशिश ये कर रही है सरकार कि इसमें एक हल्की चार्जशीट लगा दी जाए, ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत दे दी जाए और महिला पहलवानों को संतुष्ट कर दिया जाए। महिला पहलवान अपनी कुश्ती के तो विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के दांव पेचों को, पहलवानी के दांव पेचों को तो भली भांति जानते हैं, लेकिन राजनीति के दांव पेचों को तो वो बेचारे नहीं जानते। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही होगा। अभी जो आज का जो घटनाक्रम है, जिसमें कि भारत के खेल मंत्री के साथ इन महिला पहलवानों की बैठक हुई और उसमें महिला पहलवान इस बात सरकार को 15 जून तक का समय देने को सहमत हो गए। सरकार समय बाई कर रही है। 15 जून तक मुझे लगता है कि सरकार एक हल्की चार्जशीट कोर्ट में दायर कर देगी, तत्काल ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत मिल जाएगी, केस चलेगा, फिर कहा जाएगा कि अब ये अदालत पर निर्भर करता है कि उन्होंने क्या किया। लेकिन कानून के जानकार जानते हैं कि प्रोसिक्यूशन, अभियोजन पक्ष कितने पुख्ता तरीके से अभियोजन प्रस्तुत करता है कोर्ट में, कोर्ट का फैसला उस पर निर्भर करता है। जहां तक पहलवानों की बात है, मैं उनकी प्रशंसा और सराहना करना चाहूंगा कि वह धैर्य के साथ सरकार को समय पर समय दिए जा रहे हैं। मेरे विचार से तो सरकार को वो 2021 से समय दे रहे हैं, लेकिन न्याय बहुत दूर है, कोसों दूर है। मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं कहा जा सकता। प्रेम जी जी, अब मैं ओम जी के पास आना चाहता हूँ। ओमनाथ जी, सही कह रहे हैं अनिल गुप्ता जी कि न्याय बहुत दूर है, पर एक सरकार से क्या अपेक्षा रहती है? सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन या संघर्ष में क्यों जाता है कि न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें कोई बाधा अगर है तो उसको दूर कीजिए। अगर क्रिमिनल अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है और उसके विरुद्ध न्याय पाना मुश्किल हो रहा है, तो आप न्याय मांगने वालों का साथ दीजिए। बाकी तो सरकार न्याय नहीं करती है, सरकार तो उस प्रक्रिया को आसान बनाती है और सिंपल सी मांग थी कि ब्रजभूषण सिंह गिरफ्तार होना चाहिए। और गिरफ्तार होना चाहिए नहीं कि मेरी जिद है, इसलिए कि कानून कहता है। तो कानून कहता है, पॉक्सो एक्ट कहता है कि गिरफ्तार होना चाहिए और वो गिरफ्तारी हो नहीं रही है, तो ये तो सत्ता का संरक्षण मिलना हुआ। तो चाहे जो भी बात हो, इंसाफ अदालत से कब मिलेगा, कितने दिन बाद मिलेगा, आज की तारीख में जनता के मन में ये बात जरूर बैठी है। सर्वेस इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि मोदी सरकार गलत के साथ खड़ी है, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी है, महिला पहलवानों का अपमान करने वालों के साथ खड़ी है, मेडल जीतने वालों के साथ खड़ी है, जीतने वालों के खिलाफ खड़ी है, देश का सम्मान महिलाएं उनके खिलाफ खड़ी है। ये इस परसेप्शन से क्या कभी निकल पाएगी नरेंद्र मोदी सरकार? ऐसा है कि इस चीज को आपको देखना होगा। जो आज जो अनुराग ठाकुर से जो मीटिंग हुई है 6 घंटे तक, इसकी भूमिका माने शनिवार के दिन जब केंद्रीय गृह मंत्री से जब पहलवान लोग जाके मिले, उसके बाद क्या हुआ कि वहीं पे तय हो गया कि अब इसको बातचीत हो गई होगी कि आप लोग को देखिए जो आप मांग कर रहे हैं वो पूरा होने जाने को नहीं है। अब इसको लिपापोती करके सम्मानजनक तरीके से इन लोगों की कुछ बातें मान ली जाएगी, कुछ बातें नहीं मानी जाएगी। जैसे उसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो वो अब आ गया है सबसे नीचे कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो पोस्को एक्ट के तहत। तो उसके बाद हुआ कि पहलवानों से जो इनकी गिरफ्तारी हो और जो चुनाव होना है उनका WIF का, पहलवान संघ का, कुश्ती संघ का, वो चुनाव निष्पक्ष कराया जाए और इनके ब्रजभूषण शरण के कोई संबंधी नहीं होंगे। तो ये मानने में इनको कोई दिक्कत नहीं है कि उनके कोई जानने वाले नहीं होंगे, उनके परिवार के नहीं लड़ेंगे। अरे एक ब्रजभूषण शरण नहीं होंगे, कोई और आ जाएंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह बैठ जाएंगे उस जगह पे। तो वो मसला नहीं है। मसला है कि इनके मांग में से आप बाद में प्रचारित किया जाएगा कि इनका 3 मांग था, उसमें से हम 2 मांग लिए, तीसरे मांग पे काम कर रहे हैं।
इसी तरीके से अगला उनका है कि जो पहलवानों पे FIR हुआ था 28 को, उसको रद्द करने की बात। तो वो हम इससे पहले भी जब आपसे बात हुई थी तो हम बताए थे कि देखिए वो दबाव बनाने के लिए FIR किया गया है, उसको भी रद्द कर लेंगे। तो अब ये गिनाएंगे कि देखिए 3 मांग था इनका, 2 हम मांग लिए, और एक पे ये लोग मैंने वही जो सर अनिल गुप्ता जी बोले हैं कि FIR हल्की, वो चार्जशीट हल्की बना दी जाएगी, और फिर उसको तारीख पे तारीख, कोर्ट पे कोर्ट, उस पे दोहराते जाएंगे, बोलेंगे अब तो ये कोर्ट का मैटर है, इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। इस तरीके से खिलाड़ियों के साथ अब भी सरकार खड़ी नहीं है। सवाल ये उठता है कि अगर जहां पे ये केस हुआ है, अपराध छोटा सा अपराध नहीं है, ये यौन उत्पीड़न का और बेटियों का है, और सबसे बड़ी बात कि जिसकी जिम्मेदारी है कि हम इन लोगों को सुरक्षित खिलाएं रखें, उन्हीं पे आरोप लगा है। तो ये गंभीर बात है, इसकी जांच होनी चाहिए और अच्छे से इसका जांच होना चाहिए, और सरकार को चाहिए कि इसको तय सीमा के अंदर में दूध का दूध पानी का पानी करे, जो कि वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि सरकार कुछ इस पे ठोस कदम कर रही है। आपको एक और चीज याद दिलाना चाहेंगे, इस प्रदर्शन में जितनी बार अफवाहों का दौर चला है कि वो बयान से पलट गई, वो आंदोलन खत्म हो गया, ये चले गए अपने जॉब पे ज्वाइन कर लिए। अरे भाई जॉब कर रहे हैं लेकिन उनकी मांग तो जायज है, उस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये पूरा प्रक्रिया बनाया गया कि लंबा करो, पहले पहलवानों को डराया जाए कि ऐसे भी हो सकता है, अफवाह उड़ा के आपका कोई समर्थन नहीं करेगा, दिस डेट, उनको तरह तरह के, वो तो वही प्रोफेशनल तो प्रोटेस्टर है नहीं, प्रोफेशनल जिस चीज के वो हैं कुश्ती के, उसका तो प्रमाण है कि मेडल लाए, बाकी 7 मेडल ये लोग लाए हैं। अब तक मैंने 2 ही 3 आया था मेडल। तो इनका तो प्रमाण तो पब्लिक के सामने है, खेल प्रेमियों के सामने है, पूरे देश के सामने है, और जहां जहां जिन लोगों के साथ खेले हैं वो विदेशों तक इनकी धूम है कि ये गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इसके कारण वही लग रहा है कि जैसे पिंग पोंग जो एक होता है बॉल पासिंग करना, कि कभी आपके पास बॉल पास कर दिए, अगर अच्छा बीजेपी में चाहे गृह मंत्री से जब ये बात हो ही गई, तो आज अनुराग ठाकुर से मीटिंग का क्या औचित्य था? तो सबसे बड़े तो वही हैं, प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पे हैं, उनसे बात हो गई। तो खेल मंत्री पहले भी मैंने बात किए हुए थे, वो हमेशा आके बाइट भी देते थे। जब इस बात को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ, आप इम्पोर्टेंट बात पर छोड़ रहे हैं पॉइंट को, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। और वो बात ये है कि रमेश जी देखिए, अमित शाह जी ने बात कर ली थी और अनुराग ठाकुर जी भी बात कर रहे हैं, दोनों बातचीत में एक बड़ा फर्क है। उसी फर्क पर मैं आपके पास आता हूँ। अमित शाह जी ने बातचीत की चोरी छिपे बातचीत, ऑफिशियल बातचीत नहीं बुला करके कि दूसरों देश को बता करके, बल्कि उस बातचीत के हवाले से अफवाहें उड़ी। और अनुराग ठाकुर भी वैसे ही बातचीत करना चाहते थे, लेकिन पहलवानों ने कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं मिलेंगे, आप ऑफिशियल बुलाइए। तब अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया और उसके बाद ये उसको ऑफिशियल न्योता मानते हुए मिलने गए। इस फर्क को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस मुद्दे पे लेके चरखी दादरी में आप नेताओं के बीच में बात भी हुई है, और जितने भी रेसलर हैं उन्होंने जितने बड़े इसमें पूरे मूवमेंट में किसान नेता हैं उनको भी अवगत कराया सबसे, और बहुत अच्छी बात है। जब आपका कोई साथ देता है तो जरूरी नहीं कि सरकार किसी तरीके से पासा फेंके और आप उनको दरकिनार करके आप चले जाओ। इस पूरे मूवमेंट में ये बहुत अच्छी बात दिखाई दे रही है, जितने भी रेसलर हैं वो खिलाड़ी ही है, वो नेता नहीं है, नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये अच्छी बात निकल के आ रही है। और देखो इसमें ये चीजें क्यों आई है, थोड़ा सा हमें फोकस डालने की जरूरत पड़ेगी। देखिए जब से मुझे लग रहा है बयान जब फेडरेशन पूरा इंटरनेशनल लेवल से आया है और एक खलबली मुझे लग रहा तभी से मची है, उसके बाद से सरकार भी चेतनी शुरू हुई है और खेल मंत्रालय भी वहां से अपनी गहरी नींद से जागा है। लेकिन जितने भी रेसलर हैं वो अब भी एक मांग कर रहे हैं कि ये जो सारी मांगे हैं हम प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं, उनके टेबल पे उनके सामने बताना चाहते हैं। लेकिन बात फिर यही आके फंस रही है कि प्रधानमंत्री आके इन लोगों से मिलना क्यों नहीं चाह रहे हैं। क्या जो
प्रोटेस्टर हैं जो प्रदर्शन करते हैं विभिन्न क्षेत्रों के, चाहे छात्र हो जाए, किसान हो जाए, कोई भी हो जाए, क्या उनको एक घिन होता है इनसे, या उनका चिढ़ लगी रहती है कि नहीं, जो मेरे खिलाफ बोलेगा, जो मेरी सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो मेरे नेताओं के खिलाफ बोलेगा, उनसे तो मैं कतई नहीं मिलूंगा। अगर ऐसा है तो मुझे लग रहा है जब आप प्रधान सेवक हो, जब आप पूरे राष्ट्र के मुखिया अपने आप को मानते हो, जबकि प्रेसिडेंट होता है वो भी, हालांकि उनकी भी क्या विसात है, क्या वैल्यू है, वो हमने जब नई संसद का उद्घाटन हुआ वो हमने देखा। हालांकि वो लंबी बहस हो जाएगी, इस पे नहीं जाना चाहेंगे हम लोग। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये एक एक हेल्दी लोकतंत्र में शोभा नहीं देता है, और ना ही प्रधानमंत्री को शोभा देता है। ये मसला पहले दिन ही सुलझ जाता है, क्योंकि जब आप मेडल लेके आते हो, आपके लिए एक रिसेप्शन तैयार होता है, खाने पीने का इंतजाम होता है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आते हैं, अगुवाई करते हैं, पीठ पे हाथ मारते हैं, दिनेश तुम तो मेरे परिवार के हो, सब सारी चीजें होती हैं वो जो पब्लिक डोमेन में आके लिखे। लेकिन जब उन्हीं खिलाड़ियों के ऊपर कोई समस्या आ जाती है, आप पीछे हट जाते हो। क्या ये देश दुनिया देख नहीं रहा है? सब लोग देख रहे हैं। यहाँ पे विरोध नहीं है, प्रधानमंत्री आपके भी हमारे हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीजें नहीं होनी चाहिए जो पिछले 7-8 दिन से इनकी ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, जो IT इनका जो काम कर रहा है। पहले तो वही कंट्रडिक्शन तैयार करने के लिए, कंफ्लिक्ट तैयार करने के लिए कि नहीं, दिनेश का मन हो गया है कि वो प्रदर्शन हम नहीं करेंगे, झूठ निकला। फिर ये कहा गया कि साक्षी मलिक अपने पति के साथ में रेलवे की नौकरी उन्होंने ज्वाइन कर ली दोबारा से। अब उनका इस अखाड़े से कोई लेना देना नहीं है, प्रदर्शन से तो कोई लेना देना नहीं है। उस खबर की हवा 24 घंटे में इन खिलाड़ियों ने निकाल दी, झूठ साबित हुई। इसके बाद में हर वो हथकंडे अपनाए गए, इन खिलाड़ियों के साथ में हर वो राजनीतिक दांव पेच खेले गए जो नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि ये नेता नहीं है, ये अपोजिशन के नेता नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, ये अखिलेश यादव नहीं है, मायावती नहीं है, जो आप उनके साथ में खेलते रहते। ये खिलाड़ी है, इनको ना राज से मतलब, ना राजनीति से मतलब है। ये देख के बड़ा एक अटपटा सा लगता है कि, क्योंकि स्पोर्ट मैंने कई साल मैंने कवर करा है चैनल में, तो हमने देखा है एक खिलाड़ी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वो देश की तरक्की चाहता है, देश के लिए नाम रोशन करना चाहता है। हमने ऐसे खिलाड़ियों को देखा है जो खेलने जाते वो भूखे भी रहते हैं। रणजी जब खेलने आते हैं यहाँ पे जी दिल्ली में जब खेलने आते तो बात रख रहे हैं, लेकिन ये समझदारी क्या सरकार को नहीं है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो इससे जनता नाराज हो रही होगी, हमारा परसेप्शन खराब हो रहा होगा, हमारे बारे में लोग गलत सोच रहे होंगे, खिलाड़ियों के साथ लोगों की सहानुभूति है, ये बातें तो उनको पता होंगी, फिर भी ऐसा क्यों? प्रेम जी, किसान नेता का 13 महीने जो प्रदर्शन चला, डे 1 से सरकार को पता था कि हमारे लिए थूथू हो रही है, लेकिन इस सरकार को मैनेज करना आता है, दुनिया को, देश को खुश करना आता है। जब 22 का बिगुल बजा उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा राज्य जिसके चुनाव होना था, लेकिन उससे पहले देखिए क्या खेल खेला गया। तो नरेंद्र जो तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं, उनको सामने करके एक बड़ी लंबी चौड़ी सी एक लिस्ट, जो उनकी मांगों वाली सारी 13 की 13 मांगे उन्होंने मान ली थी, लेकिन जैसे ही मूवमेंट खत्म हुआ, वो मांगे सारी हवा हवाई हो गई। अब उसके बाद में किसान नेता जितने एक मंच पे बैठे हुए थे, इसी सरकार ने वो हथकंडे अपनाए जो उनको नहीं अपनाने चाहिए। तकरीबन चाहे चरूरी साहब हो जाए, चाहे जो भी जितने भी नेता थे उसके किसान के जो मंच पे, DM सिंह हो जाए, ठीक है, तो सबको अलग कर दिया, सबको अलग कर दिया। हमने वो भी दौर देखा है, किसान नेता हर 2-3 महीने के अंदर एक साथ में खाना खाते थे, एक थाली में खाना खाते थे। लेकिन जब से ये मूवमेंट खत्म हुआ है, कोई नेता किसी से मिलने नहीं जा रहा, सबके अंदर कहीं ना कहीं आपस में इन्होंने भिड़ा दिया, लड़ा दिया। अच्छा, यही खेल इन्होंने अभी खेलने की कोशिश करी थी इन लोगों के साथ, लेकिन समझदार है, मैं इनकी समझदारी की दाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने उनके पीछे बैकडोर से इनको लड़ाने की कोशिश करी, उनके झांसे में नहीं आए। रही बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्या सरकार को ये चीजें नहीं पता है? उनको डे 1 से पता है। लेकिन देखो, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा संगठन है, उनको पता है कब हमें क्या करना है। इनकी एक थिंक टैंकर जो होता है पूरा काम करता रहता है कि फला के लिए हमें क्या करना, उसके लिए क्या करना, लेकिन जब आपकी चुनाव आ बातों जाए से
जी, रमेश जी, आपकी बातों से ये लगता है कि सरकार को अपने प्रबंधन कौशल पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। उनको लगता है कि हर विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों को वो समय पर साध लेंगे और राजनीतिक जो नुकसान होना है, उसको होने से रोक देंगे। इसको आप किस रूप में देखते हैं? कुछ लोग इसको अहंकार भी कहते हैं, कुछ लोग इसको रियलिटी भी कहते हैं। ये वक़्त बताता है। मैं अनिल गुप्ता जी के पास आना चाहता नहीं, हूँ। इस प्रेम जी, सवाल प्रेम जी, 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 मैं प्रेम जी थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा। जी, इसमें इसमें कहने वाली बात नहीं है। पिछले 8-9 सालों में जो होता आया है, हमने देखा, हमको पता है कि हमारे जितने प्रयोग हैं, सारे के सारे कामयाब हो गए। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल से उनके जितने प्रयोग हैं, चाहे बजरंगबली का हो जाए या कुछ भी हो जाए, कर्नाटक का उदाहरण उनके सामने है, आप हिमाचल का उदाहरण उनके सामने। अब कहीं ना कहीं खलबली है इनके लोगों में कि हम जो मुद्दा बनाते हैं वो फेल क्यों होता जा रहा है। अब खलबली है जी। जी। अब मैं अनिल गुप्ता जी के पास आता हूँ। ये अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ डेमोक्रेटिक संस्थानों के बारे में हम अलग से बात करें। ये दोनों बातें जो एक साथ कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने जो कुछ भी वहाँ कहा कि हमारे देश में 2 विचारधारा की लड़ाई है, नफ़रत और मोहब्बत की लड़ाई है, गांधी और गोडसे की लड़ाई है, इस तरीके से और भी बातें कही। तो अब जब नरेंद्र मोदी वहाँ जाएँगे, तो वहाँ उनको इस ये पृष्ठभूमि मिलेगी। तो इस पृष्ठभूमि में क्या लगता है कि डेमोक्रेसी का जो सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति उठा गए हैं हिंदुस्तान में, इस आंदोलन से जोड़कर देखिए और बताइए दर्शकों को कि ये कैसे जनता की शक्ति का जनता के ही खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कैसे डेमोक्रेसी है, कैसी डेमोक्रेसी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे में क्या होगा, वो अपने भारत में लोकतंत्र है, स्वस्थ है, सफल है, कितना है, कैसा है, ये वो अपने तरीके से बता देंगे। अमेरिका चुपचाप सुन लेगा। अमेरिका या कोई भी देश अ, इस बात को महत्व नहीं देता कि दूसरे देश का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है। वो अपने हितों से संचालित होते हैं, उनके राजनीतिक हित, उनके राष्ट्रीय हित। तो लेकिन हमें ये चिंता होती है कि हमारे देश होनी भी चाहिए कि हमारे देश की वैश्विक स्तर पर क्या छवि बनेगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दृष्टिकोण का सवाल है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। अब दुनिया में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे कुशाभाऊ ठाकरे। कुशाभाऊ ठाकरे से मैंने एक बार सवाल किया एक संवाददाता सम्मेलन में, जनता को लेकर के, जनता का परसेप्शन क्या होगा, जनता किस तरह से देखेगी। तो उन्होंने इसको बिल्कुल ऐसे इग्नोर किया। उन्होंने कहा जनता क्या होती है, जैसे हम चाहेंगे। उन्हें अपनी उन क्षमताओं पर विश्वास है कि हम जनता को गुमराह कर सकते हैं, और वो सफल भी रहे। इतिहास बताता है कि राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल इस देश की भोली भाली जनता को बहुत अच्छे तरीके से गुमराह करते रहे हैं, गुमराह करते आए हैं, और उनका मंसूबा भी है कि भविष्य में भी ऐसे ही गुमराह करते रहेंगे। महिला पहलवानों को न्याय का जो संघर्ष चल रहा है, उसमें मैं उनके धैर्य की तारीफ करना चाहूंगा। मेरी दृष्टि में तो महिला पहलवानों ने भाजपा की मोदी सरकार को चित्त कर दिया है, धैर्य के फ्रंट पर, सहनशीलता के फ्रंट पर। वो जो स्पिरिट है खिलाड़ी की, उस खिलाड़ी की स्पिरिट की उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से पूर्णता के साथ अभिव्यक्ति की है। अब जहां तक उनको न्याय देने की बात है, वो तो सिस्टम है। सिस्टम में प्रोसिक्यूशन साइड होता है, माने पुलिस होती है और अदालत होती है। पुलिस सरकार के पास है, जैसा कि मैंने भी कहा, हमारे साथी पैनलिस्ट ने भी कहा कि जो लगता है, जो प्रतीत होता है, जो सरकार का जो चाल चलन है, जो रवैया है, उसमें एक कमजोर चार्जशीट दाखिल करेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने जा रही है, और इस केस को सब जुडिस करके वो एक अंतहीन सिलसिला है। कब न्याय मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। कमजोर चार्जशीट होगी तो आप सोच सकते हैं कि क्या न्याय मिलेगा। तो वैश्विक स्तर पर मोदी जी थोड़ा सा उपाय ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं।
लेकिन उस देश में इस घटना को थोड़ा सा डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए ना, कि इतनी शक्तिशाली सरकार, इतने 303 सांसदों वाली 333 गठबंधन में इनके पास बहुमत, और इस बहुमत का इस्तेमाल क्या महिला पहलवानों को खामोश करने के लिए होगा? क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तारी से बचाने के लिए होगा? इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। स्पष्ट रूप से प्रेम जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस प्रचंड बहुमत का उपयोग अन्याय पूर्वक उन आवाजों को खामोश करने के लिए किया जा रहा है जिनसे सरकार असहज होती है या हो रही है। हालांकि सरकार को असहज नहीं होना चाहिए, सरकार को कानून की दृष्टि से काम करना चाहिए। सरकार ने शपथ ली है कि वो बिना किसी भय के, बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सारे मंत्रियों ने, मोदी जी ने भी शपथ ली थी, राष्ट्रपति जी ने शपथ दिलाई थी, लेकिन उनको अभी शपथ याद नहीं रही है। मैं तो कहता हूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में सुओ मोटो इंटरवीन करना चाहिए और सरकार को निर्देश देना चाहिए कि आप अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, विधि पूर्वक निर्वहन नहीं कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अनिल जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास तो गए थे खिलाड़ी और उन्होंने, उनके कहने पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उसके बाद इंटरवीन करने से उन्होंने मना कर दिया कि आपके कहने से तो एफआईआर दर्ज हो गई, अब पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को उस समय ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का उस समय का दृष्टिकोण बिल्कुल ठीक था, विधि सम्मत था कि आप हमारे पास एफआईआर नहीं हो रही है इसकी प्रार्थना लेके आए, हमने आदेश कर दिया एफआईआर के लिए। सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कल्पना करेगा कि सरकार या पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करेगी? लेकिन अब जब पूरा देश देख रहा है कि ये सरकार लीगली पैरालाइज्ड है, इसको लकवा मार गया है, विधि सम्मत कार्रवाई करने से बच रही है सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट को अब सुओ मोटो इंटरवीन करना चाहिए इस मामले में और एक नया इतिहास रचने की कोशिश करनी चाहिए कि इस देश में कितनी भी शक्तिशाली सरकार हो जाए, 303 के बजाय वो 403 संसद चुन करके आ जाए, लेकिन कानून के खिलाफ काम नहीं कर पाएंगे। जी जी, ओमनाथ जी, ये समय आ गया है। अनिल गुप्ता सर कह रहे हैं कि कितना भी बहुमत क्यों ना हो किसी पार्टी के पास, लेकिन कानून का सम्मान उनको करना होगा, ये संदेश देने का वक्त आ गया है। लेकिन ओमनाथ जी, ये संदेश दिया कैसे जाएगा? इस देश में तो लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कि हमें नाउमीदी की तरफ ले जाती है। देखिए, नाउमीदी की तरफ तो नहीं जा सकते हैं, इनको सजा होगी। अगर एफआईआर एक बार हो चुकी है तो एफआईआर में जो चीज है वो भले डिले कर सकते हैं, देर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एफआईआर जो लिखा गया है, जिस यौन उत्पीड़न की बात कही जा रही है, जिस मामले में ये केस लिखा गया है कि उनके साथ जास्ती हुई है, आप शब्द तो कह रहे हैं, यौन उत्पीड़न ही सही शब्द है जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। उसका आरोप जो एफआईआर हम देखे अभी नहीं है, तो वो हम बता रहे हैं कि एफआईआर में जो चीज लिखा हुआ है सब दोनों को इंतजार होना चाहिए। अगर देखिए, बात यह है कि लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आइडियल क्या होता, एफआईआर के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में गए लोग पहले प्रदर्शन कर रहे थे, तो हमारे जो गृह मंत्री आज मिलने गए हैं, ये जाते एक आप इंटरव्यू हम करना चाहते हैं। देखिए, जो नाबालिग महिला पहलवान हैं, उनसे धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिया गया। अब ये बयान जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है, लेकिन अब नई बात ये कही जा रही है, वो बयान वापस नहीं ली जा सकती, ये भी तथ्य सच है, लेकिन उस बयान में एक और बयान बोल करके उसको डाइल्यूट करने का ऑप्शन होता है उसी मजिस्ट्रेट के सामने, वैसे ही धारा 164 के तहत। लेकिन उसके बाद अदालत के विवेक पर निर्भर करता है कि उन दोनों बयानों में वो किसको ले, नल कोई नहीं होगा।
तो इस सिचुएशन में जो है सरकार को और पुलिस को उम्मीद है, जो मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि डाइल्यूट शायद हो जाए अदालत में और ब्रिजभूषण शरण सिंह को जमानत को जेल न जाना पड़े। जी देखिए, अगर तो वही एफआईआर में जो अदालत के विवेक पे है, तो अदालत तय करेगी। हम आप चर्चा कर सकते हैं, जिसकी आशंका है, जो आप बता रहे हैं कि इसको डाइल्यूट किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है, लेकिन लास्ट निर्णय तो अदालत का ही होगा वो। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आंदोलन खत्म हो गया, इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अब जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि इसमें हो क्या रहा है कि अभी जो ये 15 तक का कहा गया है, 15 तक दो चीज मान लिया जाएगा, एफआईआर आगे बढ़ा दी जाएगी, चार्जशीट बढ़ा दी जाएगी, और इसको 24 तक लटकाएंगे चुनाव तक। उसके बाद जो होना होगा इस केस में होगा। अब इसके लिए देखिए, कोई भी केस को लटकाने भटकाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वही खिलाड़ी वो खेल में जैसे लास्ट टाइम में मात दे देते हैं, तो ये लोग भी अपने काम 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस तक इस चीज को राजनीतिक दबाव में, रसूख के दबाव में, सिस्टम पे दबाव डाल के, अफवाह फैला के, जैसे भी हो इसको बढ़ाते रहेंगे। ये मेरा अपना आकलन है, क्योंकि ये लोग माने जैसे ओम जी, इस चर्चा को हम इसी नोट पर समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं कि ये आंदोलन जो महिला पहलवानों ने और उनके साथी पहलवानों ने किया, और जिस तरीके से मारपीट उनके साथ हुई, उन्होंने सहन किया, एक अत्याचार के बाद दूसरे अत्याचार, तरह तरह के केसेस उन पर लगे, इन सब के बावजूद जिस मुकाम पर यह आंदोलन है, ये आंदोलन ये संदेश देने में सफल है कि सत्ता अगर अपराधी को संरक्षण देगी तो उसको खामोशी से बर्दाश्त जनता नहीं करेगी, आवाज उठेगी, और आवाज उठेगी तो वो किसी न किसी तरीके से समाज को दिशा देने का काम करेगी। इसी नोट के साथ आज इस चर्चा को विराम देने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार। ओमनाथ जी, अनिल गुप्ता जी, रमेश ठाकुर जी, और हमारे साथ संजीव कौशिक जी जुड़ नहीं पाए। उनका मैसेज आया कि उनको दूरदर्शन पर न्योता मिल गया था, वो वहां चले गए लाइव में, तो उनका भी आभार। आप सभी दर्शकों का भी जो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और चर्चा को सार्थक बनाने में